हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। आज से हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। इस कहानी को विभिन्न किताबों, ऐतिहासिक तथ्यों और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की विभिन्न घटनाओं पर रचनात्मक स्वतंत्रता लेकर बनाया गया है। इस कहानी का उद्देश्य पूर्णतः मनोरंजन है। इस कहानी में कहे गए किसी भी कथन या टिप्पणी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, क्षेत्रीय समूह, जातीय संस्था, राष्ट्रीयता, व्यवसाय या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कहानी में छत्रपति शिवाजी महाराज को कहीं कहीं पर शिवाजी नाम से भी संबोधित किया गया है, जिसका किसी भी तरह से उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करना या उनकी ख्याति को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। शिवाजी के आने में देर होने पर अफजल खान के सब्र का बांध टूट रहा था। अपने घमंड में चूर अफजल को इंतजार करने की आदत नहीं थी। शिवाजी अच्छी तरह जानते थे कि दुश्मन के साथ दिमागी खेल कैसे खेला जाता है। इस वजह से ही वो बैठक में देर से आने वाले थे। अफजल खान की बेचैनी देखकर ऐसा लग रहा था कि शिवाजी का दिमागी खेल काम कर रहा है। अफजल खान ने बेहद तल्ख लहजे में सामियाने में खड़े कृष्णा जी, भास्कर और पंत जी से पूछा, कहाँ है शिवाजी? वो मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों लगा रहा है? अफजल खान की यह बात सुनकर शिवाजी के सहयोगी पंत जी बाहर जाने के लिए बढ़े, लेकिन अफजल खान ने उन्हें रोकते हुए कहा, पंत जी आप नहीं, कृष्णा जी को जाने दीजिए। शिवाजी को लाने के लिए कृष्णा जी जाएंगे। कृष्णा जी भास्कर अफजल खान का वह हिंदू सहयोगी और सरदार था जो अफजल खान से मुलाकात का न्योता लेकर शिवाजी के पास आ गया। उसने शिवाजी के राज दरबार में बड़ी अदब से शिवाजी राजे को सजदा करने के बाद खान का संदेशा दिया। संदेशे में खान ने लिखा था कि वो शिवाजी राजे की बहादुरी से बेहद खुश हैं और उनसे रूबरू मिलना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए शिवाजी ने कहा, बहुत खूब, आपके सरदार हमसे खुश हैं यह जानकर खुशी हुई, मगर हम उनसे मिल नहीं सकते। भास्कर ने पूछा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने भी आपके सरदार के किस्से सुने हैं। शिवाजी ने चुटकी लेते हुए कहा, हम उनकी बहादुरी की दाद देते हैं, मगर डर भी लग रहा है कि कहीं वे हम पर भारी न पड़ जाएं। ये सुनते ही सभा के सभी लोग हंस पड़े थे। कृष्णा जी को भी एहसास था कि शिवाजी मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। कैसी बात करते हो शिवाजी? भास्कर ने मुस्कुरा कर कहा, खान साहब के लिए आप बेहद अजीज हैं। वे आपको बेटे जैसा मानते हैं और कोई अपने बेटे को क्यों मारेगा? वो आपसे इसलिए मिलना चाहते हैं ताकि हम एक साथ मिलकर और शक्तिशाली हो सकें। शिवाजी ने भास्कर की बातों में खान के विचार सुन लिए और कहा, हम आपसे मिलकर काम करना पसंद करेंगे, लेकिन हमारी एक गुजारिश है कि खान साहब अगर हमारे यहाँ मेहमान बनकर हमें उनकी खिदमत करने का मौका दे दे तो हम बेहद खुश होंगे। ठीक है, भास्कर ने कहा, हम आपका संदेशा खान साहब को जरूर दे देंगे। शिवाजी ने कहा, और हाँ कृष्णा जी, उनसे एक और विनती है, और वह यह है कि हमारी और उनकी मुलाकात प्रतापगढ़ के शाही छावनी में होगी, मगर वो भी अकेले और निशस्त्र। कृष्णा जी समझ चुके थे कि शिवाजी के दिमाग के आगे कोई पैंतरा काम नहीं आएगा, इसलिए कृष्णा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ठीक है राजे, हम आपको खान साहब के जवाब का संदेश भेज देंगे। उसी प्रतापगढ़ की शाही छावनी में अफजल खान और शिवाजी की मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद होने वाली थी। अफजल खान शिवाजी को उस शाही छावनी पर पहले से ही मुग्ध था, लेकिन असल में अफजल खान भी सामियाने में अकेले होने से डर रहा था। हालांकि उसके साथ उसका अंगरक्षक सैयद बंडा मौजूद था, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। अफजल खान के चेहरे पर चिंता की लकीरें सैयद बंडा साफ देख पा रहा था। सैयद बंडा ने कहा, सरदार, ये शिवाजी छोटा मोटा सूबेदार है, आप बेफिक्र हो जाइए। अफजल को लगा कि जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई है। उसने सफाई में कहा, अब हमें किस बात की फिक्र है? हम तो पत्थर को मसल कर चूर कर दें, ये शिवाजी क्या चीज़ है, हमें कोई फिक्र नहीं है। अफजल के शब्द और चेहरे के भाव मेल नहीं खा रहे थे।
इसी पर तुरंत फिर से बोल पड़ा, पर हमने सुना है वो बहुत चालाक है, इसलिए तुम भी सामियाने में हमारे साथ रहना। ये कह के अफजल पास रखे कुर्सी पर बैठ गया। सैयद बंडा ने तुरंत कहा, जैसा हुक्म सरदार। इधर कृष्णा जी भास्कर शिवाजी को लेने सामियाने से बाहर निकले। शिवाजी भी सामियाने के अंदर जाने ही वाले थे कि उन्होंने कृष्णा जी से पूछा, अंदर कौन कौन है? अफजल खान और सैयद बंडा, कृष्णा जी ने जवाब दिया। शिवाजी ने कहा, कृष्णा जी भास्कर, हमारा तो अकेला ही मिलना तय हुआ था, फिर सैयद बंडा अंदर क्या कर रहे हैं? कहीं सरदार को अकेले मिलने में डर तो नहीं लग रहा है? हा हा हा। कृष्णा जी भास्कर ने पासा पलटा हुआ देखा तो शिवाजी ने कहा, अगर ऐसी बात है शिवाजी, तो मैं सैयद बंडा को भी सामियाने से तुरंत बाहर भेजता हूँ। यह कहकर कृष्णा जी सामियाने के अंदर चले गए। सरदार, शिवाजी बाहर खड़े हैं, कृष्णा जी ने अफजल को सूचना दी। अफजल फुदक के कुर्सी से खड़ा हो गया, जैसा कोई चूहा उसके पास से गुजर गया हो। कहाँ है शिवाजी? अंदर क्यों नहीं आ रहा? डर रहा है क्या? हा हा हा। अफजल की बनावटी हंसी का साथ देना उसके गुर्गों का काम था, इसलिए सैयद बंडा और कृष्णा जी भी उसका साथ देने के लिए हंस पड़े। फिर कृष्णा जी ने कहा, शायद डर रहा है सरदार, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो अकेले में मिलेंगे। सैयद बंडा को बाहर आना होगा। ये सुनते ही अफजल के चेहरे से वो बनावटी हंसी ऐसे उड़ गई जैसे गधे के सर से सींग। पर वो अपने मन की हालत सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए झट से बोला, हाँ हाँ जाओ सैयद बंडा, उसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। सरदार के हुक्म की फरमानी करते हुए बंडा सामियाने से बाहर जाने को राजी हो गया। इसके बाद शिवाजी के सहयोगी पंत जी सैयद बंडा को लेकर सामियाने से बाहर की ओर निकले और सैयद बंडा को सामियाने से दूर कर दिया। बंडा ने गुजरते हुए शिवाजी को देखा। शिवाजी के आंखों के तेज से मानो वो सिहर गया। वो शिवाजी को घूरते हुए दूर जा खड़ा हुआ। शिवाजी ने तब अपने अंगरक्षक और बेहद ही विश्वसनीय सहयोगी जीवाजी माहला को कहा, जीवाजी, मुझे इनके आंखों में चालाकी नजर आ रही है। जब तक अफजल से हमारी बैठक खत्म ना हो, आप इस पर पैनी नजर रखना। वे जानते थे कि किसी भी तरह की असावधानी उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। जय माँ भवानी। सामियाने में अंदर जाने से पहले शिवाजी ने भवानी का स्मरण किया और सामियाने में प्रवेश किया। सामियाने में प्रवेश करते ही शिवाजी और अफजल खान की नज़रें मिली। शिवाजी के चेहरे का तेज और आंखों में जुनून देखकर अफजल खान मानो हिल सा गया। शिवाजी ने दोगुनी कदकाठी होने के बावजूद वो शिवाजी के सामने खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था, पर उसने खुद पर काबू पाया और एक झटके से उठा, जैसे अभी उठकर वो उन्हें मसल देगा। अफजल खां को अपने बादशाह अली आदिल शाह को किया हुआ वादा याद था, जिसमें उसने शिवाजी को चूहे की तरह मसलने का वादा किया था। असल में कमज़ोर पड़ते आदिल शाही हुकूमत को शिवाजी धीरे धीरे और कमज़ोर कर रहे थे। आदिल शाही हुकूमत के सारे किले जागीरें धीरे धीरे शिवाजी के कब्जे में आ रही थी, इसलिए अली आदिल शाह शिवाजी को कुचलने के लिए बहुत बेचैन था और अफजल खान उसकी इसी बेचैनी का नतीजा था। अपने सामने अफजल की तरह पहाड़ सी काया वाले किसी सरदार को देखकर अच्छे भले योद्धा भी डर जाते थे और शिवाजी किसी नदी में बहती हुई धारा की तरह शांत खड़े थे, जिसके अंदर एक बड़ा बविंडर उठने ही वाला था। शिवाजी के अंदर आते ही अफजल खान ने कहा, आओ शिवाजी आओ, आने में इतनी देर लगा दी। मैं तुम्हारे ही इंतज़ार में कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। माफ़ी चाहता हूँ खान साहब, आपको इतनी देर मुझ नाचीज़ का इंतज़ार करना पड़ा। वैसे तुमने इस सामियाने को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया है। इसकी सजावट किसी महल से कम नहीं है। शुक्रिया खान साहब। अपनी जगह पर खड़े खड़े बेहद नरम स्वर में शिवाजी ने कहा, आप जैसे बहादुर सरदार की खातिरदारी करना मेरे जैसे छोटे से जागीरदार के लिए खुशनसीबी है। इसके बाद शिवाजी ने अपने पानदानी से पान का एक बीड़ा उठाते हुए अफजल खान की तरफ बढ़ाया। लीजिए सरदार, हमारे यहाँ मेहमानों की खिदमत में पान जरूर पेश किया जाता है, आप भी नोश फरमाइए।
कहीं तुमने हमें यहीं ख़त्म करने के लिए पान में कोई जहर तो नहीं मिलाया है शिवाजी? अफजल खान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे खान साहब, आप हम पर शक कर रहे हैं? आप तो हमारे काका जैसे हैं। आपके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और वो भी तब जब आपने हमारे साथ मित्रता कर ली हो और मित्रता में विश्वासघात नहीं किया करते। हा हा हा। सही बात कही तुमने शिवाजी। यह सुनकर शिवाजी ने पान का एक टुकड़ा चखकर अफजल खान को आश्वासन दिया कि इसमें जहर नहीं है। शिवाजी की माँ जीजाबाई ने वो पान शिवाजी के लिए बनाया था। पान खाते ही शिवाजी को माँ जीजाबाई की बात याद आ गई। शिवाजी ने माँ साहब से वादा किया था कि अगर इस बात का कोई पुख्ता साक्ष्य मिल गया कि शंभू महाराज यानी कि उनके बड़े भाई की मृत्यु अफजल खान ने ही की है, तो वो उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। कुछ ही दिन पहले उन्हें अपने एक गुप्तचर से इस बात की पुष्टि मिली थी कि दादा महाराज की मृत्यु के पीछे अफजल खान का ही हाथ था। वो अब अफजल खान के सामने खड़े थे। माँ जीजाबाई उनके और क्रूर सरदार अफजल खान के मुलाकात के पक्ष में नहीं थी, और अपने से लगभग दोगुने अफजल खान को देखकर शिवाजी के मन में भी जीजाबाई की बातें घूमने लगी। विशालकाय अफजल खान अपने शाही पोशाक में और भी खूंखार लग रहा था। शिवबा, याद रखना, अफजल खान एक कपटी सरदार है। उसे किसी भी तरह के युद्ध में हराने के लिए सतर्कता के साथ साथ एक पक्की योजना की भी जरूरत होगी। शिवाजी ने माँ साहब के इस सलाह के बाद ही अपने मंत्रिमंडल के साथ अफजल खान से युद्ध नीति पर विस्तार से योजना बनाई थी। अफजल खान से मिलने से पहले शिवाजी ने अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ एक बैठक की। राजगढ़ के इस बैठक में अफजल खान से वाई क्षेत्र के कब्जे की खबर मिली। पुणे की तरफ बढ़ते हुए अफजल खान ने लगभग सभी क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था और क्षेत्रों में लगातार लूटपाट और अत्याचार कर रहा था। अफजल खान ने के इन अत्याचारों के समाधान के लिए बैठक में मौजूद सभी योद्धाओं ने सीधे युद्ध की बात पर ही बल दिया था। मानको जी तो तुरंत ही अफजल खान को रोकने के लिए कूच करने को तैयार थे। वे अफजल खान से मिलने के पक्ष में थे ही नहीं, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा और सुरक्षा के लिए शिवाजी ने अफजल खान से मुलाकात का फैसला किया था। उन्होंने अपने सभी किलेदारों के पास यह संदेश भिजवा दिया था कि अगर अफजल खान का संदेशा आए तो किसी भी तरह से के युद्ध से बचा जा सकता है। कोई विरोध नहीं होना चाहिए। याद रहे, प्रजा का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर प्रजा ही न रही तो फिर स्वराज का क्या होगा? अरे, किस सोच में पड़ गए शिवाजी? क्या मुझसे मिलकर ही डर गए हो तुम? अफजल खान ने अहंकार भरे स्वर में पूछा। कहीं सरदार, मैंने तो बस अपने दिलदारी के किस्से सुने थे। आज आपको सामने देखकर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने ही खड़े हैं, शिवाजी ने कहा। हाँ, दिलदार तो मैं हूँ ही, इसलिए तो तुम्हें माफ़ किया और मुलाकात मुकर्रर करके तुमसे मिलने प्रतापगढ़ तक आ गया। दिलदार? हालांकि शिवाजी अफजल खान को सातिराना तरीके से दिलदार तो कर रहा था, लेकिन उसका खून अंदर ही अंदर उसे देखकर खौल रहा था। उनकी आंखों के सामने वह मंजर घूम गया जब तुलजापुर में उनके कुलदेवी का मंदिर उसने तोड़ दिया था और उस मंदिर के सामने खुद अपने हाथों से गाय काट कर फेंका था। यही नहीं, बीजापुर से पुणे आते हुए जितने भी प्रांत रास्ते में आए उन सभी में उसने तबाही फैलाई थी। किसी गांव में गाय काट कर फेंक देता तो कहीं पर कोई अगर उसके खिलाफ जुबान भी खोलता तो उसे जिंदा जला देता। तुलजापुर में उनकी कुलदेवी का मंदिर माँ तुलजा भवानी को तो नष्ट ही कर दिया था। इसके बाद वह पंढरपुर पहुंचकर तबाही फैला रहा था। हालांकि इन सब घटनाओं की खबर तो शिवाजी को पहुंच ही रही थी, लेकिन उन्होंने चुपचाप बेहद समझदारी से काम लिया। वे जानते थे कि अफजल खान ये सब उत्पात सिर्फ उन्हें उकसाने के लिए फैला रहा है। वे नहीं चाहते थे कि उनके योद्धा अफजल खान की सेना के आमने सामने की लड़ाई लड़े। आमने सामने की लड़ाई में जहां नुकसान होने का खतरा भी ज़्यादा था, बल्कि इस बात का भी खतरा था कि प्रजा को भी नुकसान ज़्यादा पहुंचेगा। इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए ही उन्होंने अफजल खान से मुलाकात की योजना बनाई थी।
शांत खड़े शिवाजी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अफजल खान ने शिवाजी से कहा, क्या हुआ शिवाजी, किस सोच में पड़ गए हो तुम? खैर छोड़ो, बहादुर तो तुम भी कम नहीं हो शिवाजी। मैंने तुम्हारे चर्चे बहुत सुने हैं, मगर तुम्हारे फायदे के लिए एक सलाह देता हूँ। तुम जब तक आदिल शाही सल्तनत का साथ नहीं देते हो, तुम्हारी ये बहादुरी किसी काम की नहीं है। इतने शातिर होकर भी तुम आदिल शाही किलों पर कब्जा करके बेवकूफ़ी का काम किया है। तुमने आदिल शाही सल्तनत से युद्ध करके अच्छा नहीं किया है। अब खुद ही गौर करो, अपनी इस बेवकूफ़ी और अभिमान की वजह से ही तुम आज सल्तनत के दुश्मन हो और भागे भागे फिर रहे हो। शिवाजी ने कहा, हाँ हुजूर, हम जानते हैं हमने बड़ी गलती कर दी है। हम भूल गए थे कि हाथी जैसे विशाल आदिल शाही साम्राज्य के सामने हम चींटी की तरह हैं। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपकी शरण में आना चाहते हैं। आखिर ये हुई ना बात, तुमने आदिल शाही साम्राज्य के तले आने का फैसला करके एक बुद्धिमान योद्धा का सबूत दिया है। आओ अब इस दुश्मनी को ख़त्म करते हैं। तुम अपने सारे किले मुझे सौंप दो। आओ गले मिलकर इस दोस्ती का आगाज करते हैं। ये कहता हुआ अफजल खान आगे बढ़ा। विशालकाय अफजल खान गले मिलने के लिए शिवाजी की तरफ अपने हाथ फैलाए हुए बढ़ा, लेकिन जैसे ही शिवाजी उससे गले मिले, अफजल खान शिवाजी के सिर को बाएं हाथ से बुरी तरह से दबोच लिया। अफजल खान शिवाजी से लगभग दोगुनी कदकाठी का था और अफजल खान के कंधे तक ही शिवाजी का सर पहुंच सकता था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर अफजल खान ने शिवाजी को जकड़ लिया। अफजल खान ने इतनी बेरहमी के साथ शिवाजी का गर्दन को दबोचा कि सांस लेने की परेशानी से शिवाजी को कुछ सूझना ही बंद हो गया। अब अफजल खान ने अपनी पोशाक में छिपाया हुआ खंजर निकाला और शिवाजी के पीठ पर पूरी शक्ति के साथ वार कर दिया। लेकिन ये क्या, अफजल खान का वार पूरी तरह से नाकाम हो गया। असल में शिवाजी ने अपनी शाही पोशाक के भीतर बख्तर पहना हुआ था। अब अफजल खान शिवाजी की चालाकी को समझ चुका था और हड़बड़ी में उसने शिवाजी की गर्दन को और कसकर पकड़ लिया ताकि शिवाजी सांस बिल्कुल न ले पाए। इसी हड़बड़ी का फ़ायदा उठाकर शिवाजी ने अफजल खान पर अपने गुप्त हथियार बाघनख से वार कर दिया और बाघनख अफजल खान के पीठ के भीतर घुसा दिया। दर्द से तड़पते हुए अफजल खान शिवाजी को कोसने लगा। काफिर, धोखेबाज, अफजल खान चिल्लाया, मुझे इस बात का अंदाजा था कि तू जरूर कोई चाल चलेगा, लेकिन वार भी तो किया गुप्त हथियार से। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाघनख के इस्तेमाल की योजना शिवाजी ने बेहद सोच समझकर बनाई थी, क्योंकि अफजल खान जैसे खतरनाक और चालाक सरदार से बिना किसी हथियार के मिलना एक तरह से मौत की दावत देना ही था। इस बात को लेकर राज्य के सारे मंत्रीगण चिंतित थे। राजे, आप अफजल खान से मिलने ऐसे नहीं जा सकते। उसकी तो बाजुएं भी शस्त्र से कम नहीं है, तो मुलाकात निशस्त्र कैसे हो सकती है? तानाजी ने चिंतित होकर राजे से कहा। राजे मुस्कुराते हुए और तानाजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमें मालूम है तानाजी, तुम चिंता न करो। उस धूर्त से किसी विश्वास की उम्मीद नहीं कर रहा मैं, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए एक सख्त हथियार का प्रबंध किया है। ये कहते हुए शिवाजी ने अपनी मुट्ठियां खोली और सभी मंत्रीगण देखकर चौंक गए कि बाहर से देखने पर कीमती अंगूठियों जैसी दिखने वाली चीज दरअसल बाघनख को पहनने वाला हिस्सा है। सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। तानाजी ने तुरंत सर झुकाते हुए कहा, राजे, आपके दिमाग का लोहा तो सारी दुनिया मानती है, पर मित्र का दिल तो मित्र की चिंता करेगा ही ना। तब शिवाजी ने तानाजी को गले लगाते हुए कहा, तानाजी, सिर्फ आप लोगों की मित्रता और प्रजा की भावनाओं की कदर करने के लिए मैं कोई खतरा मोल नहीं लूँगा। आप हमारे लिए एक बख्तर का भी इंतजाम कर दीजिए। यह सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। फिर तानाजी ने अपने कुर्ते के भीतर बख्तर पहना। फिर शिवाजी ने अपने कुर्ते के भीतर बख्तर पहना और अपने खास हथियार बाघनख को पहनकर अफजल खान से मिलने निकल पड़े। शिवाजी का वही बाघनख अफजल खान के पीठ के अंदर तक घुस चुका था, जिससे अफजल खान का खून बहने लगा।
इस तरह के अचानक होने वाले किसी वार के लिए अफजल खान तैयार नहीं था। वह गुस्से में शिवाजी को कस के जकड़ने लगा। राजे ने उन चारों नाखूनों को अफजल खान की पीठ पर घुसा दिया। खान की पीठ से खून बहने लगा और उसका गुस्सा भड़क उठा। वह शिवाजी को और कस के जकड़ने लगा, लेकिन शिवाजी भी कम नहीं थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से वार किया और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए अफजल खान की पूरी पीठ चीर दी। खान दर्द के मारे तिलमिलाते हुए चिल्लाने लगा, या अल्लाह बचाओ। इस अचानक से हुए हमले के लिए न तो अफजल खान तैयार था और न ही इस बात का अंदाजा था कि उसके 8 फुट के शरीर पर शिवाजी भारी पड़ सकते हैं। शिवाजी अफजल खान को वैसे ही छोड़कर तुरंत सामियाने से बाहर निकल गए। मराठा सेना अफजल खान की सेना को पूरी तरह से कुचलने के लिए अब तैयार थी। वो अब बस संकेत का इंतजार कर रही थी। इतने में घायल अफजल खान सामियाने से बाहर निकला और कृष्णाजी भास्कर की तलवार लेकर शिवाजी पर हमला कर दिया। इस हमले के लिए शिवाजी बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनके माथे पर हल्की खरोंच आ गई। इसके बाद तुरंत संभलते हुए शिवाजी ने एक बार में ही अफजल खान का काम तमाम कर दिया। यह सब देखकर दूर खड़ा अफजल खान का अंगरक्षक सैयद बंदा दौड़ता हुआ सामियाने के पास आ गया। अपने लहूलुहान सरदार को देखकर सैयद बंदा शिवाजी की तरफ वार करने के लिए बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह शिवाजी के पास भी पहुंचता, शिवाजी के अंगरक्षक जीवा महाला ने सैयद बंदा का हाथ एक ही वार में काट डाला। इस बात को अभी सैयद बंदा समझ पाता और कोई अगला कदम उठाता, जीवा महला ने उसका दूसरा हाथ भी एक झटके में काट डाला। इसके बाद एक ही बार में उसका धड़ सर से अलग करके जीवा महला ने सैयद बांदा को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कृष्णाजी भास्कर भी तलवार लेकर शिवाजी पर टूट पड़ा। शिवाजी ने पहले तो कृष्णाजी को चेतावनी दी और उसके ब्राह्मण होने का लिहाज किया, लेकिन अंततः उसे भी मारना पड़ा। अब तक अफजल खान की सेना को यह बात पता चल चुका था कि अफजल खान मारा जा चुका है। सेना अब युद्ध के लिए आगे बढ़ना शुरू कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, शिवाजी के छुपे हुए मावले योद्धाओं ने उन पर धावा बोल दिया। मुलाकात के लिए बनाया गया वह सामियाना रणभूमि में बदल गया। शिवाजी ने युद्ध का संकेत दे दिया था और अब शिवाजी समेत पूरी सेना अफजल खान के सैनिकों पर टूट पड़ी और उन्हें खदेड़ दिया। शिवाजी अब प्रतापगढ़ किले तक पहुंच गए थे। वे बैठकर अपने सैनिकों का जायजा ले ही रहे थे कि उनके सामने अफजल खान का कटा हुआ सर पेश किया गया। अफजल खान का सर देखकर शिवाजी के चेहरे पर एक संतोष का भाव था। उन्होंने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। स्वराज को लगातार कुचलने वाली आदिल शाही सल्तनत के सरदार अफजल खान का अंत कर दिया गया था। वो अफजल खान जिसने तुजलापुर में कुल देवी तुलजा भवानी की प्रतिमा तहस नहस कर दिया था और मंदिर के सामने ही गाय काटकर मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया था, उनकी प्रजा के साथ इतने क्रूरतम अत्याचार किए थे कि उनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता है। वह सर माँ जीजाबाई के सामने पेश किया गया। माँ जीजाबाई ने उसका सर देखकर कहा, अफजल खान बिना संदेह एक क्रूर और अत्याचारी सरदार था और अत्याचार का अंत ऐसा ही होता है, लेकिन एक योद्धा का अपमान हम नहीं कर सकते हैं। हम अफजल खान के शरीर का अपमान नहीं कर सकते हैं। अफजल खान के शरीर को किले के प्रवेश द्वार पर दफन कर दिया जाए और वहाँ पर एक दीप हमेशा जलता रहना चाहिए। अफजल खान की मौत से स्वराज के ऊपर से एक संकट तो टला था, लेकिन अभी भी स्वराज की राह में कई रुकावटें मौजूद थी। हालांकि अफजल खान की मौत के बाद आदिल शाही सल्तनत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और मुगलों और मराठों के दो पार्टों के बीच में धीरे धीरे खत्म होने लगी। स्वराज में अब आगे एक लंबी राह शिवाजी को तय करनी थी। दिल्ली की तख्त की नज़र में अब शिवाजी का बढ़ता हुआ स्वराज खटकने लगा था, क्योंकि आदिल शाही हुकूमत
के बाद अब शिवाजी के भी कदम उत्तर की ओर बढ़ने लगे थे और उत्तर में स्वराज विस्तार का सीधा मतलब था औरंगजेब से सामना। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।